नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आरपीएससी ने एक और खतरनाक पेपर का आयोजन किया। आरपीएससी ने आज पशु चिकित्सा अधिकारी का जो पेपर आयोजित किया, इस पेपर में राजस्थान जीके यानी राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति और राजस्थान के भूगोल के लगभग 40 क्वेश्चन है। एक से बढ़कर एक खतरनाक क्वेश्चन आज के पेपर में है। इन आपके 40 के 40 क्वेश्चन को शानदार सॉल्यूशन के साथ आप तक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ पहुंचाने का प्रयास करूंगा। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम संतोष बिश्नोई है। गुरु ज्ञान पब्लिकेशन और संतोष बिश्नोई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप तमाम छोटे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत, जोरदार अभिनंदन करता हूं। राजस्थान के उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के वे तमाम विद्यार्थी जो जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा होगी, सदैव गुरु ज्ञान पब्लिकेशन को ऑथेंटिक मानते हुए आप विश्वास करते हैं और ये विश्वास बना रहे और इस विश्वास को कायम रखने के लिए एक बार फिर से आपके सामने आज के पेपर को लेकर हाजिर हूं। तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मेरा नाम संतोष बिश्नोई है। प्लीज सबसे पहले हम 1 मिनट की स्वागत की कड़ी और उसके बाद में आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर होगा। स्वागत की कड़ी में मेरे साथ हजारों विद्यार्थी जुड़ेंगे, भरोसा है मुझे, क्योंकि आरपीएससी का खतरनाक पेपर आज हुआ है और आने वाले दिनों में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, सेकंड ग्रेड का एग्जाम है। आपकी परीक्षाओं में यहां से हूबहू क्वेश्चन आएंगे, यह मैं विश्वास दिला देता हूं। 360 डिग्री पर हम प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस करने के लिए आपके सामने तैयार हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं राजस्थान के बहुत सारे बच्चे। कनकावती नगरी केकड़ी से मदन जी जुड़ गए हैं, भरतपुर से भी जुड़े हैं और विवेक कुमार जी भी जुड़ गए हैं और विक्रम जी भी जुड़े हैं और सिक्कर से भी सन्नू शर्मा भी आप जुड़ गए हैं। सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जोरदार क्लास में आप सबका जोरदार स्वागत, हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। प्लीज आप कमेंट्स जरूर लिखते जाइए। आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से। बिल्कुल आप सबका स्वागत और अभिनंदन। क्वेश्चन नंबर 1 लेकर हाजिर हूं। राम राम, राधे राधे। बिल्कुल महावीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चलो हम शुरुआत करने जा रहे हैं। स्वागत की कड़ी बस इतनी ही लेंगे। मैं आपको सीधा आज की इस जबरदस्त क्लास का आंखों देखा हाल जबरदस्त तरीके के साथ पेश करने के लिए तैयार हूं। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन यानी आरपीएससी का यह खतरनाक पेपर और इस खतरनाक पेपर का खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है कि जैसलमेर में नाथ पंथ की गद्दी निम्न में से किस शासक के समय स्थापित हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने। महारावल मूलराज, रावल देवराज, रावल बेरसी और महारावल अक्खेराज। उत्तर नंबर 2 रावल देवराज इज राइट ऑप्शन। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 रावल देवराज बिल्कुल सही है। दोस्तों ये रावल देवराज ये वो व्यक्ति है जिसने अपने मंत्री विमला की सहायता से लोद्रवा को जीत करके लोद्रवा को राजधानी बनाया। दोस्तों राजधानी बनाया। लोद्रवा को जीतने से पहले इनको कहते हैं कि गद्दी से उतार दिया गया, इनका राज्य छीन लिया गया था। और इस समय जैसलमेर में एक नाथ पंथी हुआ करते थे जिनका नाम मिलता है रतन नाथ। दोस्तों रतन नाथ नामक एक नाथ पंथी थे, उनके आशीर्वाद से इनको इनका राज्य मिला। मैं कह सकता हूं रावल देवराज को वल्ल प्रदेश का राजा कहा गया है। दोस्तों इन्हें वल्ल प्रदेश का राजा कहा गया है। और रतन नाथ जो कि नाथ पंथी थे, उनके आशीर्वाद से इनको राज्य मिला और इनके आशीर्वाद से ही इनके मंत्री विमला की सहायता से इन्होंने लोद्रवा को जीत करके लोद्रवा को अपनी राजधानी बनाया। बहुत ही जबरदस्त है। 2 बड़ी खतरनाक चीजें इनके साथ जुड़ी हुई है। इनके समय
नाथ पंथ की गद्दी स्थापित हुई थी जैसलमेर में, और उस गद्दी पर पीठाधीश हुए थे रतन नाथ जी। दोस्तों एक और बात बताना चाहूंगा, रावल देवराज के बारे में एक बहुत ही प्यारी बात है जिनके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। देवराज के बारे में कहा जाता है कि ये 52 युद्धों के विजेता है, 52 युद्धों के विजेता माने गए हैं। इन्होंने अपने जीवन में 52 युद्ध जीते थे और 53वां युद्ध ये हार गए थे। दोस्तों ये 53वां युद्ध किससे हार गए? 53वां युद्ध कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार राजा हुआ करते थे सिलूक। कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार राजा सिलूक ने इनको हरा दिया था और इनको मार दिया था और इनका राज चिन्ह और छत्र छीन लिया था। बहुत ही जबरदस्त बात रावल देवराज के लिए। दोस्तों रावल देवराज जिन्होंने लोद्रवा को अपनी राजधानी बनाया, कुछ समय बाद क्योंकि इसने टोटल 52 युद्ध जीत रखे थे और ये बहुत ही पराक्रमी राजा माने गए थे भाटी वंश के, लेकिन गुर्जर प्रतिहार राजा सिलूक जिसने एक बार वल्ल प्रदेश पर आक्रमण किया और रावल देवराज को मार दिया, उनके राज चिन्ह को और छत्र को छीन लिया। इस प्रकार से गजब की बात आपके सामने पूरी हो गई। दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूं, जब 52 युद्धों की बात आती है तो राजस्थान में मालदेव के बारे में भी एक बात बोली जाती है कि मालदेव दोस्तों ये 52 युद्धों के विजेता है, 52 युद्धों के नायक, 58 परगनों के शासक। दोस्तों मालदेव के बारे में एक तकड़ी बात, 52 युद्धों के विजेता और 58 परगनों के शासक मालदेव को कहा गया है और रावल देवराज को 52 युद्धों का विजेता कहा गया है। दोस्तों हमीर देव चौहान, हम जानते हैं रणथंबोर के वो पराक्रमी राजा जिन्होंने अपने जीवन में 18 युद्ध लड़े थे। दोस्तों हमीर देव चौहान 18 युद्ध लड़े, जिसमें से 17 युद्ध वो जीते थे, 18वां अलाउद्दीन ने उनको हरा दिया था। दोस्तों इस प्रकार से एक और तकड़ी बात राय पिथौरा यानी पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। कहते हैं कि पृथ्वीराज ने भी टोटल 17 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े थे? 17 युद्ध लड़े। कहते हैं वैसे युद्ध तो इन्होंने 18 लड़े, लेकिन 17 में पृथ्वीराज जीत गए थे और तराइन का द्वितीय युद्ध यानी 18वां युद्ध पृथ्वीराज हार गए थे। दोस्तों आपको एक और व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति हुए थे पंजन राय कछुआ। आप जानते होंगे पंजन राय कछुआ वो महान योद्धा जिसको 64 युद्धों का विजेता माना गया है। इनको 64 युद्धों का विजेता माना गया है पंजन राय को। दोस्तों ये कछुआ वंश के प्रतापी राजा थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में भी कई बार मित्रता के कारण जाते रहते थे। महोबा के युद्ध के पश्चात महोबा का प्रशासक भी पृथ्वीराज चौहान ने पंजन राय कछुआ को नियुक्त किया था और बाद में नागौर का प्रशासक भी नियुक्त किया। नाम है पंजन राय कछुआ, 64 युद्धों के विजेता। मेरे पास एक और नाम है चौहान राजा वाक्यपति चौहान। दोस्तों चौहान राजा वाक्यपति एक महान शासक हुए जिनको 188 युद्धों का विजेता माना गया है। इस प्रकार से ये तमाम बातें आज हम कर रहे हैं, ये जबरदस्त क्वेश्चन पूरा हो गया है। एक खतरनाक बात और याद आ गई, बता देता हूं। दोस्तों कहते हैं कि देवराज स्वांगिया माता को की आराधना करते थे। स्वांगिया माता के वरदान से इन्होंने पूरे जैसलमेर वल्ल प्रदेश को जीता और स्वांगिया माता के 52 देवल छोटे छोटे मंदिर भी बनवाए थे देवराज ने। और एक गजब की बात और बताता हूं राजस्थान के भटनेर दुर्ग के बारे में। 52 शब्द से बड़ा प्रेम है, 52 अंक से भाटियों को प्रेम था। दोस्तों भटनेर के अंदर 52 बुर्जे हैं किले में और 52 ही छोटे छोटे सरोवर कुंड बने हुए हैं भटनेर के दुर्ग में। गजब की बात पूरी हो गई, शानदार क्वेश्चन पूरा हो गया। उत्तर नंबर 2 रावल देवराज इज राइट ऑप्शन। एक और गजब का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। राजस्थान के कौन से शहर कोप्तगिरी कला से संबंधित है? गंगानगर, बाड़मेर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कोटा, बीकानेर। उत्तर नंबर 4 अलवर और उदयपुर। दोस्तों एक जयपुर भी ऐड कर देता हूं। राजस्थान के ये 3 जिले हैं जो कि कोप्तागिरी कला के लिए प्रसिद्ध है। कोप्तागिरी क्या है? फौलाद की जो वस्तुएं होती है, फौलाद यानी लोहा, लोहे से बनी हुई चाहे वस्तुएं कोई भी हो, कटार हो,
या कोई ढाल हो या कुछ और चीजें। दोस्तों इन सब के ऊपर क्या किया जाता था, फौलादी वस्तुओं पर कहते हैं कि सोने के तारों की बहुत ही गजब की कलात्मक जड़ाई जो होती है उसे कोफ्तागिरी कहते हैं। दोस्तों यह एक प्रकार की मेटल शिल्प है, मेटल शिल्प बोल सकते हैं। और आपको याद होगा उदयपुर की जो मेटल शिल्प है जिसे 2023 में दोस्तों जीआई टैग मिला, वेरी इंपॉर्टेंट। कोफ्तागिरी, जयपुर उदयपुर की जो कोफ्तागिरी है इसको 2023 में जीआई में क्या मिला, जीआई टैग मिला। जोरदार क्वेश्चन, हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 उदयपुर और अलवर और साथ में जयपुर भी आप लिख सकते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन था। एक और खतरनाक क्वेश्चन मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। गोरखमालिया निम्न में से किस लोक देवता की तपोस्थली है? दोस्तों जसनाथ जी, हरबू जी, धन्ना जी, लालदास जी। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 1 जसनाथ जी होगा। गोरखमालिया वर्तमान बीकानेर जिला, दोस्तों वर्तमान में यह बीकानेर जिले में है। थोड़े दिन पहले एक क्वेश्चन आया भागथली का, दोस्तों भागथली के बारे में भी क्वेश्चन आया है। मैं दोनों चीजें क्लियर करना चाहूंगा। दोस्तों गोरखमालिया जो बीकानेर में है वो पवित्र स्थल है जहां पर 2 संतों का मिलन हुआ, जाम्बोजी का और जसनाथ जी का मिलन स्थल है गोरखमालिया। दोस्तों गोरखमालिया वो स्थली है जहां पर इन्होंने तपस्या करी थी। जसनाथ जी ने कितने साल? 12 वर्ष तपस्या करी। दोस्तों मात्र 24 साल की उम्र में कहते हैं कि 1506 ईस्वी में बीकानेर के इकहत्तरी असर के अंदर जीवित समाधि ली थी जसनाथ जी ने। जबकि भागथली के बारे में भी क्वेश्चन आया था। भागथली वो स्थान है जहां पर जसनाथ जी का अपने गुरु गोरखनाथ जी से मिलन हुआ। दोनों के दोनों पवित्र स्थल है। गोरखमालिया में जाम्बोजी और जसनाथ जी की मुलाकात, भागथली में जसनाथ जी की अपने गुरु गोरखनाथ जी से मुलाकात। यह क्वेश्चन भी आया है। दोस्तों एक तकड़ी बात कि जसनाथी संप्रदाय में कि बहुत ही गजब का अग्नि नृत्य होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो अग्नि नृत्य है इसकी रियल में शुरुआत औरंगजेब के समय हुई थी। 1679 में दिल्ली में रुस्तम जी के कहते हैं कि रुस्तम जी ने इसकी शुरुआत की थी। दोस्तों राजस्थान में अग्नि नृत्य की शुरुआत 1679 में दिल्ली में हुई थी और उस समय रुस्तम जी हुआ करते थे जो कि बहुत ही मैं कह सकता हूं महान संत थे जसनाती संप्रदाय के। दोस्तों औरंगजेब के समय अग्नि नृत्य की शुरुआत हुई। आगे चल करके बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने अग्नि नृत्य को संरक्षण दिया। दोस्तों ये धार्मिक लोक नृत्य है, यह भी आपको याद करना चाहिए। गजब का क्वेश्चन पूरा हो गया। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 जसनाथ जी। एक और खतरनाक बात आपके सामने स्क्रीन पर रख देता हूं। राजस्थान में पगड़ी पर सोने और चांदी के तारों से किनारीदार काम को क्या कहा जाता है? पामड़ी, डगला, पेशावाज और मदील। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 मदील होगा। हम जानते हैं कि राजस्थान में जितनी प्रकार की पगड़ियां होती है, कोई होली पर सिर पे रखी जाती है, कोई दशहरे पर, कोई विवाह पर। दोस्तों मदील की जो पगड़ी होती है उसमें क्या होता है? बहुत ही गजब की सोने और चांदी के तारों से कनारीदार काम, यानी एक प्रकार से पगड़ी का आभूषण बोल सकते हो। चांदी के तार जो होते हैं जिनको हम जरी के रूप में काम में ले सकते हैं, उसका काम होता है और दशहरे पर यह पहनी जाती है। जबकि डगला दोस्तों अंगरखी का एक प्रकार है। डगला एक प्रकार से अंगरखी का प्रकार है। जबकि पामड़ी एक प्रकार की ओढ़ना होता है, एक प्रकार का ओढ़ना पामड़ी होता है। और पेशवाज दोस्तों एक महिलाओं का वस्त्र होता है पेशवाज। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 मदील इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आप देख रहे हैं। दोस्तों जयपुर घराने के कथक नृत्य में लमछड़ किसे कहा जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लमछड़ किसको कहते हैं? पद संचालन को, कवितांगी को, पौराणिक कथाओं का प्रस्तुतिकरण, चमत्कार प्रदर्शन। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 कवितांगी होगा। दोस्तों कवितांगी होगा। हम जानते हैं कि जयपुर के कथक घराने की यदि हम बात करें तो जयपुर के कथक घराने में एक होती है लयकारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। लयकारी में क्या होता है? कई बार आपने कथक देखा होगा,
कि कथक के अंदर था गुना, चो गुना, था गुना, ऐसा करके वो जो होता है उसको लयकारी बोलते हैं। एक होता है फुटवर्क दोस्तों, एक होता है फुटवर्क अर्थात बहुत ही गजब का पद संचालन। एक होता है तत्कार दोस्तों, तत्कार के बारे में भी हम बात करेंगे। एक होता है चक्र। इन चारों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही गजब का नृत्य, एक प्रकार से कथक नृत्य होता है। यह जयपुर घराने का प्रसिद्ध है, भानु जी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, नृत्य की बहुत सारी शब्दावलियां होती है, जैसे तोड़ा होता है, टुकड़ा होता है, और एक होता है परन। दोस्तों परन एक प्रकार से पखावज जो होता है, पखावज की जो लय होती है उसको परन बोलते हैं, और वो परन जो होती है उसी का भाग होता है। उस एक प्रकार से जो खूब सारी परनें होती है उनमें से एक परन लमछड़ होती है, जिसका संबंध कवितांग से होता है। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 कवितांगी इज राइट ऑप्शन। आप इंग्लिश में देखेंगे तो इसका उत्तर होगा रिदमिक पोएट्री होगा। यानी एक बहुत ही जब नृत्य होता है, ये कथक होता है, तो पोएट्री के हिसाब से पदों का संचालन होता है, फुटवर्क उसी के हिसाब से रखा जाएगा, तो ये होती है रिदमिक पोएट्री, है ना। इसको बोलेंगे हम, क्या करेंगे, लमछड़ के नाम से बोलते हैं। ये एक प्रकार की परन होती है दोस्तों, एक प्रकार की पखावज की परन है ना, पखावज की परन आप बोल सकते हैं, आप इसे परन भी कह सकते हैं। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 कवितांगी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए भाई, पखावज के भाई आप पखावज के बोल बोल सकते हो, है ना। पखावज जो होता है उसकी कुछ बोल होती है, वो बोल लंबी हो सकती है, कलिष्ठ हो सकती है, जिनको परने कहा जाता है। और परने भी कई प्रकार की, जिसमें एक लमछड़ परन होती है ना। तो यहां लमछड़ एक प्रकार की परन या कवितांग राइट होगा, उत्तर नंबर 2। एक और क्वेश्चन आपके सामने बहुत जबरदस्त, किस देवी और देवता को भील जनजाति बुरी आत्मा और जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करने वाला मानती है? हनुमान जी को, महादेव को, गणेश जी को और कालिका माता। दोस्तों इस बच्चे ने एकदम सही किया है, कालिका माता इज राइट ऑप्शन। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि कभी आपने सुना होगा गुजरात के अंदर पावागढ़ एक जगह है। दोस्तों गुजरात के अंदर पावागढ़ नामक एक जगह है, जहां पर कालिका माता का बहुत ही गजब का मंदिर बना हुआ है। कहते हैं यहां पर मूल रूप से भील जनजाति के लोग पूजा करते थे, भू भील। और ये पूजा क्यों करते थे? क्योंकि उस समय बुरी आत्माओं का भय और साथ ही साथ जंगली जानवरों के डर से परेशान थे, अर्थात माता की पूजा करते थे। दोस्तों इसमें कालिका माता, दुर्गा माता आप कह सकते हैं, जबकि महादेव की भी पूजा करते थे, क्योंकि भील जनजाति के लोग अपने आप को महादेव का पुत्र मानते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि महादेव के पुत्र हुए थे निषाद, और निषाद के पुत्र माने जाते हैं भील, यानी एक प्रकार से महादेव के वंशज मानते हैं अपने आप को, यानी भगवान शिव के। और तकड़ी बात तो यह है कि हनुमान जी को भी आजकल भील जनजाति, क्योंकि भील जनजाति अपने आप को हिंदू मानती है, और हिंदुओं में जो प्रचलन में जितने देवी देवता है सबकी ये लगभग पूजा करते हैं। याद रखें भील हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। लेकिन एक तकड़ी बात और है कि जब भीलों को कोई बुरी आत्माओं का डर सताए या जंगली जानवरों से अपने आप को सुरक्षित करना हो, तब तो वो कालिका माता को याद करते हैं। लेकिन आप कभी जंगल से गुजरते हो, किसी भीड़ भाड़, भाई कोई ऐसा इलाका जहां सुनसान हो, और यदि आपको किसी ने कोई डरावनी फिल्म बता दी हो या सुन ली हो आपने, उसके बाद में आपकी हालत कैसी होती है? तुरंत आप जय हनुमान ज्ञान गुण सागर है ना, हनुमान चालीसे का गुणगान करते हो। हमारे लिए तो हनुमान चालीसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके लिए कालिका माता इज राइट ऑप्शन। एक बात और बताना चाहूंगा, भील जनजाति में टोटम, दोस्तों टोटम कुल देवता है, और आमजा माता, जिसको हम आजमा माता या आमजा माता बोलते हैं, आमजा या आजमा माता ये कुल देवी है। जबकि दोस्तों एक और देवी है बराड़ी माता इनकी आराध्य देवी है। क्या है? आराध्य देवी, है ना, आराध्य देवी है। दोस्तों भराड़ी, आपको कभी सुना होगा कि भील जनजाति में जब कोई विवाह कार्यक्रम होता है, विवाह आदि का, तो उसमें दीवारों पर भित्ति चित्रण होते हैं बराड़ी माता के, है ना। तो वो बराड़ी माता आराध्य देवी है भीलों की। जबकि कुल देवता टोटम है,
जबकि कुल देवी आजमा या आमजा माता है, यह भी आपको याद करना चाहिए। जबकि एक तकड़ी बात और है दोस्तों, आपने कभी नाम सुना होगा खेड़ा देवी। खेड़ा देवी भी भील जनजाति के लोग क्या करते हैं, जब गौरी का मंचन करते हैं तो गौरी मंचन के लिए जो भोपा होता है वो सबसे पहले खेड़ा देवी के दर्शन करने जाता है और खेड़ा देवी से आशीर्वाद प्राप्त करता है और गौरी के मंचन की आज्ञा लेता है। तो याद रखें, खेड़ा देवी, भराड़ी देवी, आमजा माता, टोटम, इन तमाम की बात हम कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और काली देवी की हमने चर्चा कर ली है। एक माता केलड़ा देवी है, उनको भी ये आराध्य देवी मानते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 4 राइट होगा। एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, बहुत प्यारा है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एक तरफ संप्रदाय है तो दूसरी तरफ परिवर्तक है। दोस्तों रामावत संप्रदाय की बात करें तो यह रामानंद जी का है। रामानंद जी जिन्होंने उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन किया, अर्थात हिंदी में भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम रामानंद जी करते हैं, है ना। उसके बाद में अलखिया संप्रदाय की पीठ लालगिरी जी इसके संस्थापक है। दोस्तों अलखिया संप्रदाय की बात करें तो लालगिरी जी, जिनका जन्म जो है सुलेखिया गांव जो कि चूरू में पड़ता है वहां पर हुआ, लेकिन आगे चल करके बीकानेर में अलखिया संप्रदाय की पीठ की स्थापना की थी। तो यह भी आपको याद करना है, ठीक है। तो उस गांव का नाम सुलखनिया भी बोलते हैं कई बार सुलेखिया भी बोलते हैं, जिस जगह पर लालगिरी जी का चूरू में जन्म हुआ, लेकिन बीकानेर में इनकी पीठ है, यह भी आपको याद करना है। दोस्तों एक गजब की बात बताता हूं, कभी आपने जीवन में सुना भी नहीं होगा। मैं आपके सामने लिख दूं कि निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय में 29 नियमों का उल्लेख है। दोस्तों 29 नियम और 29 शब्द यदि कोई आपसे पूछ ले तो आप क्या करेंगे? दोस्तों रट लेना, बहुत ही जबरदस्त बात बता रहा हूं। बाजार में अभी ये नई चीज है, किसी को पता नहीं है, कल से तो किताबों में आ जाएंगी, लेकिन आज तक कभी किसी के पास नहीं है। 29 नियम है बिश्नोई संप्रदाय में, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि 29 शब्द जो है वो है आपके अलखिया संप्रदाय में। दोस्तों अलखिया संप्रदाय में 29 शब्दों का प्रयोग होता है। जबरदस्त क्वेश्चन है, नया है, आप जरूर याद करें। हो सकता है आपके परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन सा संप्रदाय है जिसमें 29 शब्दों का उल्लेख है या 29 शब्दों को पवित्र माना गया है। अलखिया संप्रदाय, लालगिरी जी। जबकि बीकानेर में है दोनों ही, चाहे वो बिश्नोई संप्रदाय हो चाहे अलखिया, दोनों का संबंध बीकानेर से ही है। दोस्तों रसिक संप्रदाय की बात करें तो अगरदास जी बात करेंगे। हम बात करने जा रहे हैं रामानंदी संप्रदाय की। दोस्तों रामानंदी संप्रदाय की 2 पीठ है, एक है गलता जी के अंदर कृष्णदास पैहारी। दोस्तों हम जानते हैं कि कृष्णदास पैहारी जिन्होंने दोस्तों गलता जी के अंदर रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ की स्थापना की थी। दूसरी पीठ है रेवासा सीकर में। दोस्तों रेवासा सीकर वाली पीठ रसिक पीठ है और इसके संस्थापक स्वामी अगरदास जी थे। बाकी बच गया है निरंजनी संप्रदाय। दोस्तों निगाह, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना है ना, तो निरंजनी संप्रदाय स्वामी हरिदास जी गाढ़ा डीडवाना। जबकि जन्म कहां हुआ हरिदास जी का? कापड़ोद गांव में। हरि सिंह सांखला डाकू थे, आगे चल करके क्या बन गए? वैसे इनको कलयुग का वाल्मीकि भी कहते हैं। आगे चल करके बहुत गजब के संत बने थे, नाम है स्वामी हरिदास जी। ये जबरदस्त क्वेश्चन भी आपका पूरा हो गया। मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव करना चाहता हूं। चलिए भैया एक और गजब की बात आपके साथ साझा करने के लिए तैयार हूं। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन कहता है कि वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में राजस्थान में कौन सी संगीत परंपरा का विकास हुआ? ग्वालियर घराना, दरबारी संगीत, हवेली संगीत और रंगीला घराना। उत्तर नंबर 3 हवेली संगीत। आपको याद होगा औरंगजेब के जमाने की बात है। औरंगजेब कहते हैं कि औरंगजेब ने एक रणनीति बनाई थी मंदिर तोड़ने की, मंदिर और मूर्तियां तोड़ने की। इस दौरान वृंदावन से भगवान कृष्ण की कुछ मूर्तियां राजस्थान में भी आ गई थी। उन्हीं में से एक मूर्ति सिवाड़ नाथ द्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी की प्रतिमा है। दोस्तों आपको याद होगा वहां सिहाड़ गांव नाथ द्वारा राजसमंद में कहते हैं कि यहां पर जो मूर्ति स्थापित हुई और मूर्ति स्थापित होने के बाद जो मंदिर बना, कहते हैं कि यह मंदिर हवेली के रूप में बना था, क्योंकि मंदिर तोड़े जा रहे थे तो ऐसी स्ट्रक्चर बनानी थी ताकि मूर्ति भी बच जाए और मंदिर की जो स्ट्रक्चर है वो भी बचे, ताकि उस पर औरंगजेब की नजर ना पड़े। हवेली टाइप में मंदिर बनाए गए। कभी मौका मिले तो नाथ द्वारा जरूर जाना।
है ना। और हवेली मंदिर में जहां पर जो झांकी होती थी उसको भी हम क्या कहते हैं, वैसे देखा जाए तो वो भी हवेली के नाम से जानी जाती है। और यहां पर जो संगीत थे भगवान श्रीनाथ जी के, उन संगीतों को जो है उनको भी हवेली संगीत के रूप में जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 हवेली संगीत इज राइट ऑप्शन होगा। चलिए भैया अगला क्वेश्चन। और हम जानते हैं कि राजस्थान में नाथ द्वारा यानी सिहाड़ गांव नाथ द्वारा जो कि पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से है। और तकड़ी बात तो यह है कि हम जानते हैं कि वल्लभाचार्य जो हुए उनके बारे में एक गजब की बात है कि ये वल्लभ संप्रदाय से प्रेरित है ये मंदिर, है ना। तो इस मंदिर के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि शुरू में हम वल्लभ लिख सकते हैं। सु का मतलब शुद्ध अद्वैतावाद, इनका मत जो था वल्लभ संप्रदाय का वो शुद्ध अद्वैतावाद था। और इस मत को फॉलो करने वाला जो संप्रदाय बना, इस संप्रदाय का नाम है रुद्र संप्रदाय। संस्थापक है वल्लभाचार्य जी, ये भी आपको याद रखना चाहिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 हवेली संगीत इज राइट ऑप्शन। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा होती है, यह भी आपको याद करना चाहिए क्योंकि यहां पर पुष्टि मार्ग है बाल स्वरूप की पूजा। याद रखें, जोरदार क्वेश्चन। अगला देख ले हैं आपके सामने एक और जबरदस्त क्वेश्चन। दोस्तों आज तो लोद्रवा की चर्चा हो रही है। दोस्तों लोद्रवा का जैन मंदिर निम्न में से किन जैन तीर्थंकर को समर्पित है? पार्श्वनाथ को, चंद्र प्रभु, पद्म प्रभु, ऋषभ देव। दोस्तों पार्श्वनाथ इज राइट ऑप्शन, ये 23वें तीर्थंकर थे। दोस्तों ऋषभ देव जिनको हम आदिनाथ बोलते हैं, आदिनाथ ये प्रथम तीर्थंकर माने गए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर है, इनकी बहुत ही गजब की काली यानी आपके श्याम रंग बोल सकते हो, काला रंग बोल सकते हो, बहुत ही गजब की प्रतिमा बनी हुई है। जैन मंदिर है ये लोद्रवा का पार्श्वनाथ जैन मंदिर। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण बहुत जमाने पहले लगभग 17वीं शताब्दी में बोल सकता हूं मैं, 17वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण एक जैन श्रेष्ठी जिसको हम बढ़िया कह सकते हैं थारूसा, उसने करवाया था। दोस्तों थारूसा नामक एक बढ़िया था, है ना, बढ़िया जिसको बोल सकते हो, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। जबकि आपको याद होगा रणकपुर का जो जैन मंदिर है इसका निर्माण भी एक बढ़िया ने कराया था जिसका नाम है धरणक्षा ने करवाया राणा कुंभा के काल में। दोनों में एक तकड़ी बात बताता हूं दोस्तों, यहां पर भगवान आदिनाथ और ऋषभ देव की 4 काले रंग की पत्थर की प्रतिमाएं चारों दिशाओं में देख रही है। लेकिन एक गजब की बात बताना चाहूंगा, यहां इस मंदिर के उत्तरी जो प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार की एंट्री के पास में भी भगवान पार्श्वनाथ की गजब की प्रतिमा बनी हुई है जिसको हम सहस्त्रफण प्रतिमा बोल सकते हैं। दोस्तों सहस्त्रफण का मतलब 1008 फणों वाली प्रतिमा, यानी भगवान पार्श्वनाथ की काले पत्थर की प्रतिमा है और उसके मस्तक पर इस प्रकार से 1008 फणों वाला जो शेषनाग है उसको दर्शाया गया दोनों जगह पर। यहां पर भी दिखाया गया है और लोद्रवा में दिखाया गया है। तो गजब की बात है, यह भी आपको याद करना चाहिए। सहस्त्र फण वाली पार्श्वनाथ प्रतिमा है लोद्रवा के जैन मंदिर में और इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में थारूसा नामक एक जो बढ़िया है उन्होंने कराया। गजब का क्वेश्चन, याद कर लें। और दोस्तों लोद्रवा के बारे में एक तकड़ी बात बताता हूं, यह हमारे भारत की आर्थिक राजधानी थी। पुराने जमाने में भारत की यानी मारवाड़ की आर्थिक राजधानी थी लोद्रवा, यह भी आपको याद करना चाहिए। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलना चाहता हूं। उत्तर नंबर 1 पार्श्वनाथ इज राइट ऑप्शन। दोस्तों पर्यटक स्थल और बालसमंद झील के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राजसमंद में, उदयपुर में, अलवर और जोधपुर। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 4 जोधपुर इज राइट ऑप्शन। बालसमंद झील के बारे में क्वेश्चन है। दोस्तों हम जानते हैं कि बालक राव पडियार जो कि यहां के राजा थे, उन्होंने पडियार वैसे इन्होंने इसका निर्माण करवाया था, यह आपको याद करना चाहिए। तमाम बच्चों का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। चलिए भाई, एक झील और एक कायलाना। दोस्तों जोधपुर में 2 झील बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है कायलाना झील। कायलाना झील के बारे में एक बात बताना चाहूंगा। जोधपुर के महाराजा हुए आपके प्रताप सिंह ने 1872 में कायलाना झील का निर्माण कराया। घोड़े जैसी आकृति वाली झील है कायलाना,
और आपको यह भी बता देता हूं कि एक बार क्वेश्चन आया कि कायलाना झील जोधपुर की किस दिशा में स्थित है, तो याद रखें जोधपुर के पश्चिम में है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, कायलाना झील, जिसका दूसरा नाम है प्रताप सागर झील। जबकि बालसमंद झील जो है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आपसे कोई पूछे कि बताओ दोनों झीलों में से जोधपुर को जलापूर्ति कौन करता है, जोधपुर को जलापूर्ति करती है कायलाना झील, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जबकि बालसमंद झील मंडोर रोड पर पड़ती है। बालक राव परिहार या परिहार जिन्होंने 1159 में इसका निर्माण कराया, आगे चल करके गुर्जर प्रतिहारों ने इसका जीर्णोद्धार कराया। दोस्तों ये बालसमंद झील और कायलाना झील दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे एक मारवाड़ में झील और है जिसका नाम है जसवंत सागर, जिसको हम पिचियाक बांध भी बोल देते हैं, जो कि जोधपुर का सबसे बड़ा बांध है। जसवंत सिंह ने 1892 ईस्वी में उसका निर्माण कराया। और भी बहुत सारी झीलें तालाब है, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 जोधपुर इज राइट ऑप्शन। एक और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा अवनद वाद्य नहीं है? दोस्तों इनमें से को अवनद वाद्य नहीं है? दमामा, मादल, रबाज और घेरा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 3 रबाज होगा। हम जानते हैं कि तत्वाद्यों की बात करें तो दोस्तों सीसाराज, सुदूर गुजरी, गुजरी, इक भर कांची के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों तमाम वाद्य यंत्र आ जाएंगे जो तत्वाद्य यंत्र है, जिसमें नंबर 1 सितार, नंबर 2 सारंगी, नंबर 3 रावण हत्ता, नंबर 4 जंतर, नंबर 5 सुरिंदा, फिर है दुकाको, नंबर 6 है रबाब, गुजरी और इकतारा और भपंग, रबाब, कामायचा, चिकारा। यानी र का मतलब रबाब और इस र का मतलब रबाज। रबाज और रबाब दोनों के दोनों तत्वाद्य यंत्र है। हमारे इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 3 रबाज इज राइट ऑप्शन। बाकी तीनों के तीनों ही ताल वाद्य यंत्र है, यानी खाल से बने हैं, थपकी देकर बजाया जाता है, अवनद है। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 3 रबाज इज राइट ऑप्शन। एक और गजब का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है कि मोहनोत नैण सिरी ख्यात के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? दोस्तों मोहनोत नैण सिरी ख्यात की बात करें तो यह उत्तर मध्य युगीन राजस्थानी पद्य, यही गड़बड़ हो गया। दोस्तों हम जानते हैं कि ख्यात गद्य साहित्य होता है। दोस्तों पद्य न होकर के क्या लिखेंगे? गद्य लिखेंगे। ये गद्य होता है न कि पद्य, तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। दोस्तों मोहनोत नैण सिंह मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह जिनके दरबारी थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1610 से लेकर के 1670 तक ये मारवाड़ के अंदर रहे राज दरबार में। बाद में तो आपको पता ही होगा इनको बाहर निकाला गया। मोहनोत नैण सिंह की बात कर रहा हूं मैं। ये पद्य ने होकर गद्य संरचना, गद्य क्या रचना है, पहला ऑप्शन गलत हो गया है। दोस्तों इसमें काठियावाड़ का, मालवा, बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास है। बिल्कुल सही बात कह रहा हूं मैं, याद कर लेना, रट लेना। दोस्तों इसमें गुजरात के यानी सौराष्ट्र का, काठियावाड़ का, कच्छ का, मालवा का, बुंदेलखंड का, बघेलखंड का और साथ ही साथ जोधपुर का, मेवाड़ का, आमेर का, बीकानेर का और मेरे जस्ट पीछे किशनगढ़, अजमेर, इन सब का इतिहास है इसमें। इन सब का जितने मैंने नाम लिए सबका इतिहास है इसमें। दोस्तों इसमें राजस्थानी वीर योद्धाओं की गाथाएं हैं। बिल्कुल सही बात है, यह भी सही है। दोस्तों इसमें वीर गाथाओं का उल्लेख है, वंशावलियों का उल्लेख है, परंपराओं का उल्लेख है, रीति रिवाजों का उल्लेख है, अंतरराज्य संबंधों का उल्लेख है, जनगणना का उल्लेख है। इन तमाम चीजों का उल्लेख है मोहनोत नैण सिंह की ख्यात में। जबरदस्त क्वेश्चन पूरा हो गया, पहला गलत हो गया, बाकी दोनों के दोनों सही हो गए। यानी बी और सी इज राइट ऑप्शन। बी और सी के हिसाब से हमारा उत्तर नंबर 4 राइट हो जाएगा। जबरदस्त क्वेश्चन पूरा हो गया। एक और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। दोस्तों एक तरफ होली का त्योहार है तो दूसरी तरफ स्थान है, हमें आपस में मिलान करना है। चलो भाई, कोड़ा मारो भिनाई में जाओ और लठ मारो महावीर जी के पास और पत्थर मारो बाड़मेर में। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। महावीर जी के पास यानी करौली में लठ मारो और पत्थर मारो बाड़मेर में और कोड़ा मारो भिनाई में। उत्तर बिल्कुल सही है, कोई शक नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, यह देखो दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा युग्म स्थान और महल सही सुमेलित नहीं है।
इनमें से जो सही नहीं है हमें उसको चेक करना है। दोस्तों बीकानेर के महाराजा करण सिंह के नाम पर करण महल राइट हो गया। अनूप महल जोधपुर में नहीं है, गलत हो गया, क्योंकि अनूप सिंह बीकानेर के महाराजा थे। इस क्वेश्चन में उत्तर नंबर 2 गलत हो गया, यानी अनूप महल बीकानेर होगा। जगनिवास उदयपुर सही है। आमेर में दल्लाराम का बाग। दोस्तों कभी मौका मिले तो मावठा झील में जरूर जाकर आना। हम जानते हैं कि आमेर महल को देखते हैं तो उसके ठीक नीचे एक झील है जिसका नाम है मावठा झील। दोस्तों मावठा झील में बोटिंग शुरू हो चुकी है, बहुत ही आनंद आ रहा है, गर्मी का समय आप आनंद ले सकते हैं। और साथ ही साथ मावठा झील के जस्ट पूर्व की ओर यदि हम देखें तो दलाराम का बाग है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 गलत हो गया, बाकी सारे सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर होगा 15वां। राजस्थान में लोक गाथाओं के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों चरचरी, रम्मत, रास और पवाड़ा। वैसे इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 4 पवाड़ा इज राइट ऑप्शन। दोस्तों हम जानते हैं कि राजस्थान में बाबूजी की गाथा बहुत ज्यादा प्रचलन में है। बाबूजी की जो गाथा होती है दोस्तों, बाबूजी की गाथा जो है, बाबूजी की गाथा जिसको हम पवाड़ा के नाम से जानते हैं। कोई आपसे पूछे कि बाबूजी का पवाड़ा यानी लोक गाथा गाते कौन है? दोस्तों याद रखें थोरी जाति के लोग। कौन गाते हैं? थोरी जाति। याद रखें थोरी जाति के लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। पवाड़े कौन गाती है? थोरी जाति के लोग। पर इसे पवाड़ा बोलते हैं, इसे परवाड़े भी बोलते हैं। दोस्तों इसे परवाड़े भी बोला जाता है। पवाड़े या परवाड़े दोनों बातें सही है। गजब की बात तो यह है कि पवाड़ा गाते समय, लोग गाथा गाते समय माठ वाद्य यंत्र को काम में लिया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? माठ। कौन गाते हैं? थोरी जाति के लोग। जोरदार क्वेश्चन है। जबकि रम्मत, वैसे रम्मत राजस्थान में बीकानेर की, जैसलमेर की और फलोदी की प्रसिद्ध है। रम्मत एक बहुत ही गजब का लोक नाट्य शैली है जो कि सामुदायिक रूप से की जाती है। दोस्तों इसमें किसी जाति विशेष का कोई संबंध इसमें नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में खासतौर से बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में हर कोई रम्मत करने के लिए आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है रम्मत। रास की बात करें तो रास और लीला एक प्रकार से यह भी लोकनाट्य शैली में ही आता है। लेकिन चरचरी, दोस्तों चरचरी के बारे में एक गजब की बात बताता हूं। जब कभी कोई बहुत ही गजब का उत्सव हो तो उस उत्सव में ताल और नृत्य के साथ गाई जाने वाली जो रचनाएं होती है उन्हें चरचरी कहा जाता है। किसी उत्सव में ताल और लय के साथ, दोस्तों ताल और लय, या मैं कह सकता हूं ताल और नृत्य बोलेंगे, ताल और नृत्य के साथ में गाई जाने वाली जो रचनाएं होती है वो चरचरी होती है ना। तो हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 पवाड़ा इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने 15 के बाद में 16वां। दोस्तों प्राचीन यज्ञ की स्मृति के रूप में शास्त्रोक्त विधि से निर्मित वेदी के अवशेष किस दुर्ग में मिलते हैं? जालोर में, चित्तौड़ में, कुंभलगढ़ में, आमेर में। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 3 कुंभलगढ़ इज राइट ऑप्शन। दोस्तों कुंभलगढ़ में कभी मौका मिले तो यहां पर एक नीलकंठ महादेव का मंदिर है। नीलकंठ महादेव मंदिर है। कभी मौका मिले तो इस मंदिर को अवश्य देखें। दोस्तों इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। कुंभा ने इसका निर्माण कार्य करवाया। दोस्तों इस मंदिर के ठीक पास में, इस मंदिर के पास में ही बहुत ही गजब की 108 यज्ञ वेदिकाएं हैं, यज्ञ वेदियां हैं। दोस्तों यज्ञ वेदी 108 है जिनको शास्त्रोक्त विधि के द्वारा निर्मित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 108 यज्ञ है यहां पर बने हुए छोटे छोटे, जिनके खंड अवशेष आज भी आपको मिल जाएंगे नीलकंठ महादेव मंदिर के पास में। गजब की बात तो यह है कि वैसे नीलकंठ महादेव मंदिर राणा कुंभा ने दोस्तों बनवाया था 15वीं शताब्दी में। कहते हैं कि यह मंदिर नागर शैली में है, लेकिन कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि यह मंदिर आपके यूनानी शैली में है। दोस्तों टोड क्या कहते हैं? ये यूनानी शैली में है। और इस मंदिर के जस्ट पास में ही 108 यज्ञ वेदिकाएं हैं जिनके अवशेष आपको मिल जाएंगे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। कुंभलगढ़ इज राइट ऑप्शन। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही है। एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। अणवट नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर धारण किया जाता है? दोस्तों अणवट की बात हो रही है, सिर पर, कान पर, कलाई और पैर। इस बच्चे का बिल्कुल सही है। अणवट दोस्तों एक प्रकार की अंगूठी होती है। एक प्रकार की क्या होती है? अंगूठी होती है जिसमें छोटी छोटी घंटियां होती है। छोटी छोटी क्या होती है? घंटियां लगी होती है। घंटियां लगी होती है और ये एक प्रकार की
पैर की जो अंगुली होती है उसकी अंगूठी होती है। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 4 पैर इज राइट ऑप्शन। दोस्तों ये अणवट बिल्कुल सही हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 18वां, दादू पंथ का प्रमुख या साहित्य कौन सी बोली में लिपिबद्ध है? दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने। यदि हम दादू पंथ की साहित्य की बात करें तो साहित्य ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती। उत्तर नंबर 1 दोस्तों ढूंढाड़ी, जिसे झाड़साई बोली भी कहा जाता है, ढूंढाड़ी भी कह सकते हैं इसे, झाड़साई भी कह सकते हैं। और एक इसका नाम है सद्धूकड़ी भाषा, सद्धूकड़ी, या आप इसे सद्धूकड़ी भाषा भी कह सकते हैं। ये तीनों नाम इसी के हैं दोस्तों, इसे ढूंढाड़ी बोलते हैं। हम जानते हैं कि दादू दयाल जी ने संत गुण सागर लिखा। दोस्तों आपको याद करना है संत गुण सागर, संत गुण सागर किसकी है? दोस्तों दादू दयाल जी की। नाम माला किसकी है? दादू दयाल जी की। लीली पर्ची किसकी है? दोस्तों लीली पर्ची ये भी किसकी है? दादू दयाल जी की है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक बच गई काया बेली, काया बेली ये भी किसकी है? दादू दयाल जी की। जबकि कुछ और रचनाएं बात करें हम, हरडे वाणी, दोस्तों हरडे वाणी के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। ये भी बहुत गजब का, कहते हैं दादू दयाल जी की वाणियों का संग्रह। संत दास जी और जगन्नाथ जी, दोस्तों संत दास जी, संत दास और जगन्नाथ दोनों ने मिलकर के हरडे वाणी का संकलन किया। इसमें दादू दयाल जी की वाणियों का संग्रह। एक और रचना है अंगवधु। दोस्तों अंगवधु की बात करें तो हम जानते हैं कि सांगानेर के रहने वाले एक बहुत ही गजब के दादू पंथी जिनका नाम संत रज्जब जी है। संत रज्जब जी ने अंगवधु नामक जो दादू दयाल जी की रचनाओं का संकलन है वो इसमें किया, अंगवधु में। ये तमाम के तमाम साहित्य जो है वो सद्धूकड़ी भाषा में है, ढूंढाड़ी भाषा में है, अर्थात झाड़साई में। गजब का क्वेश्चन पूरा हो गया। एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, अलवर में बनवारा की रस्म या रिवाज क्या है? दोस्तों ये बंदोरा है, ये बनवारा नहीं है, आप इसे बंदोरा बोल सकते हैं। ये बंदोरा है, कई जगह इसे बिंदोड़ा भी बोलते हैं, कई जगह इसे बिंदोड़ा भी बोलते हैं, है ना, कई जगह इसे बनोड़ा भी बोलते हैं, कई जगह इसे बनोला भी बोलते हैं, कई जगह इसे बनवारा भी बोलते हैं। ये तीनों चारों नाम सेम है। दोस्तों कहते हैं जब विनायक जी बैठ जाते हैं, किसी की शादी हो, विनायक जी बैठ जाते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि उबटन का मतलब हल्दी वल्दी का जो लेप लगा करके और उसके थोड़ा सा छोरे छोरी को गोरा करके नीला नुलो करके फिर बोलते हैं आओ चलो हमारे फलाने रिश्तेदार के या फलाने भाई बंधु के चलते हैं खाना खाने। वो 3-4 दिन घूम घूम करके खाते हैं सारे लोग। तो देखो वर को संबंधी और महिलाओं द्वारा उपटन और स्नानोपरांत भोजन कराना, ये 3-4 सगे संबंधियों के घर ले जाते हैं। दोस्तों इसे बंदोरा, बिंदोला, बनोड़ा, बनवारा तमाम कह सकते हैं। उत्तर नंबर 1 राइट हो गया। ये जबरदस्त क्वेश्चन पूरा हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, जबरदस्त क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एक और क्वेश्चन, 20वां आदिवासियों का सबसे बड़ा बेणेश्वर मेला हिंदू पंचांग के अनुसार किस तिथि को आयोजित होता है? कार्तिक पूर्णिमा, भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी और चैत्र अष्टमी और माघ। उत्तर नंबर 4 बिल्कुल सही है। दोस्तों 3 की बात करें, तीन नदियां, दोस्तों 3 नदियां, 3 राज्य, है ना, और 3 ही क्या कहेंगे, 3 नदियां, 3 कर्मकांड। कर्मकांड वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 3 नदियां सोम, माही, जाखम, 3 राज्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, 3 कर्मकांड दोस्तों, यानी स्नान हो गया और तर्पण हो गया और मुंडन हो गया, और एक और बच गया 3 देव। दोस्तों 3 देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यानी 3 सबके लिए जाना जाता है हमारा बेणेश्वर धाम। बहुत गजब है। नेवटापुरा, ये नेवटापुरा गांव के पास में दोस्तों माघ की पूर्णिमा को आदिवासियों का कुंभ। गजब का क्वेश्चन पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने 20 के बाद 21वां। दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि एक तरफ बकरी की नस्ल है तो दूसरी तरफ गृह क्षेत्र है, हमें आपस में मिलान करना है। गुजरी नामक जो बकरी की नस्ल है वो जयपुर के आसपास है। मारवाड़ी जो कि बीका बाड़मेर के आसपास है। जखराना जो कि अलवर के आसपास है। बरबरी जो कि भरतपुर के आसपास है। इस प्रकार से ये तमाम बकरियां पूरी हो गई। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन था, पूरा हो गया। एक और क्वेश्चन आपके सामने 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों 22वां क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान की निम्न वन्य
वन्य जीव प्रजातियों का पर विचार कीजिए। दोस्तों, राजस्थान की निम्न वन्य जीव प्रजातियों पर विचार कीजिए। भारतीय गिद्ध, कृष्ण मृग और उड़न गिलहरी, गोडावण कौन सी वन्य जीव प्रजाति या प्रजातियां गंभीर संकटग्रस्त है? दोस्तों, गंभीर यानी क्रिटिकली इंजर्ड है। कौन कौन है? चलिए चेक कर लेते हैं। नंबर 1 भारतीय गिद्ध इज राइट। भारतीय गिद्ध तो इसमें शामिल है, लेकिन कृष्ण मृग नहीं है। उड़न गिलहरी प्रसाद के सीता माता बैरने प्रतापगढ़ नहीं है। गोडावण है। इसका मतलब ए और डी राइट होगा, ए और डी। लेकिन एक दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर नामदफा अभ्यारण्य है, जहां पर नामदफा उड़न गिलहरी है जो कि क्रिटिकल एंजर्ड के अंदर शामिल है। लेकिन राजस्थान की उड़न गिलहरी शामिल नहीं है। राजस्थान की उड़न गिलहरी शामिल नहीं है क्रिटिकल इंजर्ड में, गंभीर संकटग्रस्त में। तो कौन शामिल है? नामदफा अरुणाचल प्रदेश की उड़न गिलहरी, जिसका नाम ही ऐसा है नामदफा उड़न गिलहरी, वो शामिल है। अर्थात कृष्ण मृग वैसे भी शामिल नहीं है। राजस्थान की 6 प्रजातियां जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड में शामिल है, यानी गंभीर संकटग्रस्त है, जिसमें गोडावण और भारतीय गिद्ध आप देख रहे हैं। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर नंबर ए और डी राइट होगा, यानी ए और डी के हिसाब से उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही है। एक और जबरदस्त क्वेश्चन 23वां आपके सामने स्क्रीन पर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के अधिकतम तथा न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले कोटा, प्रतापगढ़, कोटा, जालोर, यही उत्तर होगा। दोस्तों, अगले ने पूछा है न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम महिला साक्षरता। दोस्तों, हम जानते हैं कि 65.9। कोटा की कितनी है भैया? 65.9% है, जबकि जालोर की महिला साक्षरता दर 38.8 है, 38.5 है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा में और न्यूनतम है आपके जालोर में। यदि कोटा ऑप्शन में नहीं हो तो हम 64% के बाद जयपुर कर सकते हैं। जयपुर ऑप्शन में नहीं हो तो हम झुंझुनू कर सकते हैं, यानी कोटा 1 नंबर, झुंझुनू, जयपुर 2 नंबर, झुंझुनू 3 नंबर टॉप महिला साक्षरता। न्यूनतम में जालोर ले लेंगे, जालोर नहीं है तो फिर 2 नंबर सिरोही है 39.7%, 3 नंबर जैसलमेर है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन उत्तर नंबर 2 राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की मध्यम काली मिट्टी में किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है? दोस्तों, इसने प्रधानता पूछी है। मैं कई बार बता चुका हूं, चाहे वो मध्यम काली हो चाहे काली मिट्टी हो, इनमें कमी किसकी है? दोस्तों, इसमें कमी नाइट्रोजन की है, फास्फेट से संबंधित कमी है ना, और जीवाश्म की कमी है। इन तीनों की क्या होती है? कमी होती है, यानी नाइट्रोजन की कमी और ह्यूमस की कमी, फास्फेट की कमी। प्रधानता किसकी है? कैल्शियम इज राइट ऑप्शन, उत्तर नंबर 3। पर्याप्त मात्रा 2 है दोस्तों, कैल्शियम और पोटास और कैल्शियम दोनों की पर्याप्त मात्रा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। काली मिट्टी या मध्यम काली, जिसे हम वर्टिसोल मिट्टी कहते हैं, हम जानते हैं कि इसमें जो मृदा कण होते हैं उसे क्रोमोस्टेटस नामक कण कहते हैं कि बेसाल्ट लावा यानी आग्नेय चट्टान से बनी होती है काली मिट्टी, हाड़ौती क्षेत्र में मिलती है। चीका प्रधान दोमट मिट्टी भी आप इसको बोलते हैं दोस्तों। ये गहरे भूरे रंग से लेकर काले रंग तक की हो सकती है ना। नमी धारण करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और ये बहुत जबरदस्त उपजाऊ भी होती है दोस्तों। इसमें खास तौर से मूंगफली, सोयाबीन या चावल वगैरह इस प्रकार की जो फसलें हैं वो होती है, यानी पर्याप्त मात्रा कैल्शियम और पोटास की, जबकि इन तीनों की कमी होती है। जबरदस्त क्वेश्चन पूरा हो गया। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले समूह में उपाद्र जलवायु पाई जाती है? दोस्तों, उपाद्र जलवायु किस में है? मैं जहां जहां उपाद्र मिलेगी बताता जाऊंगा दोस्तों। टोंक में उपाद्र जलवायु है, कोटा में उपाद्र नहीं है। कोटा के अंदर दोस्तों मिलेगी आपको आर्द्र जलवायु मिलेगी कोटा में। और सवाई माधोपुर दोस्तों, इसमें भी मैं बात कह सकता हूं, आर्द्र आप लिख सकता हूं इसमें भी, यानी मैं कोटा और सवाई माधोपुर को आर्द्र कर रहा हूं। जयपुर में उपाद्र कर रहा हूं, उप, या मैं जयपुर के लिए उप लिख दिया है और टोंक के लिए भी मैं उप लिख देता हूं, उपाद्र। ओके, जयपुर, जालोर, टोंक, भीलवाड़ा, ये वैसे तो उत्तर नंबर 2 बिल्कुल सही है दोस्तों। सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, ये आर्द्र में आई जाएगी, आर्द्र में आएगी।
अजमेर और पाली, दोस्तों अजमेर और पाली ये दोनों उप में है, और जबकि बांसवाड़ा और उदयपुर ये आर्द्र में है। ओके, वैसे आप इनको अति आर्द्र कह सकते हो, आप यहां अति आर्द्र लिख दीजिए, अति आर्द्र लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, और ये भी अति आर्द्र में चले जाएंगे, ये आप अति आर्द्र में ले जाइए। हमारे इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगले ने उपाद्र जलवायु पूछा है, उत्तर नंबर 2। दोस्तों टोंक में और जयपुर में उपाद्र है, कोटा और सवाई माधोपुर में आर्द्र है। और थोड़ी बात, क्योंकि कोटा में दोनों ही मिलेंगी, वो आर्द्र भी है और अति आर्द्र भी है, कोटा में थोड़ी थोड़ी दोनों ही है। ओके, तो हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 राइट हो जाएगा। जबरदस्त क्वेश्चन पूरा हो गया। एक और क्वेश्चन आपके सामने 26वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान में डेयरी उद्योग का प्रारंभ 1981 में हुआ, जो कि गलत है। दोस्तों हम जानते हैं कि ऑपरेशन जो फ्लड आया, ऑपरेशन फ्लड, मैं लिख देता हूं, ऑपरेशन फ्लड जो आया 1970-71 में ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण शुरू हुआ, और इस चरण की शुरुआत राजस्थान में भी हो गई थी। 1970-71 में ऑपरेशन फ्लड के पहले चरण के दौरान ही राजस्थान में डेयरी उद्योग की शुरुआत हो गई थी। तो यह 1981 लिखा है, जो कि गलत हो गया। हमारे इस पहले ऑप्शन में ही गलती है। राजस्थान में डेयरी व्यवसाय का संचालन और उन्नयन करने हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना। हम जानते हैं कि राजस्थान में त्रिस्तरीय सहकारी समिति जो डेयरी जो विकास है वो त्रिस्तरीय ढांचा है। सबसे ऊपर ही ऊपर आरसीडीएफ है। दोस्तों आरसीडीएफ की स्थापना 1977 में हुई। उसके बाद में जिला उद्योग संघ है, और उसके बाद में सहकारी समितियां हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आरसीडीएफ। आरसीडीएफ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के निर्देशन में काम स्थापित की गई है। यह भी सही है और यह भी सही है। बी और सी सही है, एक नंबर गलत हो गया रे छोरो। दोस्तों राजस्थान में डेयरी विभाग की स्थापना की बात करें, डेयरी विभाग जो बना अलग से 1973 में डेयरी विभाग की स्थापना हुई, और आगे चल करके 1975 में डेयरी विकास निगम। दोस्तों 1975 में डेयरी विकास निगम की स्थापना, डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 में। 3 बातें बोली है मैंने। डेयरी विभाग की स्थापना 73, डेयरी विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1975 में, आरसीडीएफ की स्थापना 1977 में, और राजस्थान में डेयरी उद्योग की शुरुआत ऑपरेशन फ्लड के पहले चरण के दौरान 1970-71 में। इस प्रकार से पहला गलत हो गया, बी और सी इज राइट ऑप्शन। यह भी जबरदस्त क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलना चाहता हूं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर 27वां, निम्न में से कौन सा युग्म नदी का नाम और उद्गम स्थल सही नहीं है। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा सही नहीं है। कातली नदी कालवा की पहाड़ी गलत हो गया। दोस्तों हम जानते हैं कि खंडेला की पहाड़ी, खंडेला जो है वहां की पहाड़ी से निकलती है कांतली नदी, वेरी इंपॉर्टेंट, यही गलत हो गया। जबकि बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है, साबी नदी सेवर की पहाड़ी से निकलती है, बनास नदी खमनौर के अंदर वेरों के मठ से निकलती है। दोस्तों वेरों का मठ, जहां पर भगवान शिव जी का गजब का मंदिर बना हुआ है, वेरों का मठ खमनौर की पहाड़ी में वेरों का मठ है, जहां से बनास नदी का उद्गम होता है। जबकि कल हम चर्चा कर रहे थे कि चंबल नदी का उद्गम बांगचू पॉइंट से होता है। दोस्तों जनापाव पहाड़ी, आपको याद रखना चाहिए चंबल का उद्गम कहां से है, बांगचू पॉइंट से। बांगचू पॉइंट कहां पर है दोस्तों, यह जनापाव की पहाड़ी में है। जनापाव की पहाड़ी में बांगचू पॉइंट, जहां से चंबल निकलती है। जबकि माही नदी की भी हमने कल चर्चा की थी दोस्तों, विंध्याचल पर्वत के, विंध्याचल जो पर्वत है उसके अंदर मिंद्रा या मिंडा नामक स्थान जो है, मिंडा नामक स्थान से उद्गम होता है माई का। तो ये 4-5 नदियां जिनके उद्गम स्थल को लेकर बार बार क्वेश्चन आता है, छोरो रट लेना। चंबल, वांगचू पॉइंट, जनापाव की पहाड़ी, वेरों का मठ, खमनौर की पहाड़ी, बनास, और माही नदी विंध्याचल के मिंद्रा या मिंडा नामक स्थान से। यह जबरदस्त क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं, 28वां क्वेश्चन, ये देखो।
निम्न में से कौन सा पशु मेला और स्थान सुमेलित नहीं है? दोस्तों इनमें से कोई एक गलत है, हमें छांट करके अलग करना है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा दोस्तों वर्तमान में ये बालोतरा जिले में है, हमारा ये तो बिल्कुल सही है। चंद्रभागा पशु मेला जो कि हाड़ौती का सुरंगा मेला है, कार्तिक की पूर्णिमा को भरता है, झालरापाटन बिल्कुल सही है। बलदेव पशु मेला मानासर दोस्तों गलत हो गया, बलदेव पशु मेला मेड़ता में भरता है। कहां पर भरता है? मेड़ता में, यही गलत हो गया। जबकि मानासर के अंदर जो पशु मेला भरता है उसको हम बोलते हैं रामदेव पशु मेला। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? रामदेव पशु मेला। रामदेव पशु मेला मानासर नागौर, मानासर कहां पर? नागौर में। हमारा यही गलत हो गया। तेजाजी पशु मेला परबतसर इज राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 गलत है, बाकी सारे सही है। यह जबरदस्त क्वेश्चन भी पूरा हो गया। 29वां क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? मालपुरा में, पोखरण में, कोडम देसर में, मंगलियावास में। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 मालपुरा के अंदर होगा। मालपुरा के अंदर अविका नगर, जहां पर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है, जिसकी स्थापना 4 जनवरी 1962 को हुई। 1962 में इसकी स्थापना हुई। उत्तर नंबर 1 मालपुरा इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह है 30वां क्वेश्चन। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस गोवंश का लाल भूरा रंग होता है। दोस्तों लाल और भूरा रंग वाली गाय कौन सी होती है? बिल्कुल ठीक है, चलते हैं आगे। गोवंश की इस नस्ल के छोटे छोटे और ठूंठदार सींग होते हैं। दोस्तों ठूंठदार सींग और छोटे होते हैं। इस गोवंश के गृह निवास गंगानगर हनुमानगढ़ नारी नहीं है। दोस्तों थार पारकर गंगानगर हनुमानगढ़ में नहीं है, कांकरेज भी नहीं है। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 साहिवाल। दोस्तों साहिवाल जो है, वैसे देखा जाए तो इसका मूल स्थान, साहिवाल का मूल स्थान कौन सा है? दोस्तों मूल स्थान है साहिवाल नामक जगह। साहिवाल नामक जगह जो है स्थान, दोस्तों ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में, मोंटगोमरी नामक जिला जो पाकिस्तान का है, पंजाब प्रांत में पड़ता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का मोंटगोमरी जिला, जहां पर साहिवाल नामक जगह, जहां से उत्पत्ति है साहिवाल की। और राजस्थान में हम जानते हैं कि साहिवाल और लाल सिंधी मिलकर के किसका उद्भव करती है? प्लीज आप कमेंट्स में बताइए। तब तक एक तकड़ी बात बताता हूं दोस्तों, साहिवाल के लिए एक शब्द यूज होता है, इसे रेड गोल्ड कहते हैं। रेड गोल्ड भी इसे कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका लाल और भूरा रंग होता है। दूध देती है इतना जबरदस्त, गाय होती है शुद्धि, मारती भी नहीं है, छोटे और ठूंठदार इसके सींग होते हैं। जबकि ये सेम जो गाय है कांकरेज नस्ल की आपको मिल जाएंगी, लेकिन कांकरेज वाली ज्यादातर व्हाइट होती है। ज्यादातर कैसी होती है? व्हाइट होती है। तो यहां पर हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर साहिवाल राइट होगा। साहिवाल इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राज्य के वन क्षेत्र के घटते क्रम में वनों का सही अनुक्रम, घटता क्रम बताना है। दोस्तों एक चीज तो आपको याद करनी है, सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट होते हैं, 2 नंबर रिजर्व होते हैं, फिर अनक्लासिफाइड होते हैं। मैं तीनों ही बातें आपके साथ चर्चा में करना चाह रहा था। दोस्तों गुरु ज्ञान पब्लिकेशन की जो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे, जिसके अंदर पेज नंबर लगभग आपको 120 के आसपास कहीं पर मिल सकता है। कुछ कंटेंट चेक कर लेता हूं, कहीं तो मिलेगा। अच्छा 130, 160 ये रहा, पर्यावरणीय स्थायित्व जलवायु अनुकूलता वाले पाठ में पेज नंबर 160 पर लिखा हुआ है कि राजस्थान की वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 कहती है कि राजस्थान में टोटल जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, अभिलेखित वन जो है वो 33,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के टोटल भौगोलिक प्रदेश का 9.64% है। दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार कितना है? 9.64% है। यदि हम 3 भागों में डिवाइड करें तो सबसे ज्यादा कौन है? 56.43 है, रक्षित वन है। दोस्तों रक्षित वन है 56.43 रक्षित वन, और आरक्षित वन कितने? 36.95 आरक्षित है, और अनक्लासिफाइड है 6.62%। इस प्रकार से टोटल मिलाकर के 100% होगा। यह जोरदार क्वेश्चन है, छोरो रट लेना। वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, फिर आरक्षित और फिर अनक्लासिफाइड, यानी PRU इज राइट ऑप्शन होगा। जबरदस्त क्वेश्चन पूरा हो गया।
एक और क्वेश्चन 32वां आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है एक तरफ झील है तो दूसरी तरफ अवस्थिति है। गेप सागर दोस्तों डूंगरपुर में है ना, महारावल गेपा के समय डूंगरपुर में, गढ़सीसर जैसलमेर में है और छापरताल चूरू में है और तालाब साई धौलपुर में है। इस प्रकार से जबरदस्त क्वेश्चन पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों, ऊंट की नस्ल के बारे में। केरूपाल तथा कच्ची किसकी नस्लें? घोड़े की, बकरी की, ऊंट की। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 ऊंट होगा। राजस्थान में बहुत सारे ऊंट आपको मिलेंगे, चाहे वो नाचना ऊंट हो, नाचना जिसके बारे में कहा जाता है कि सवारी और तेज दौड़ने में, सवारी ढोने में भी है और तेज दौड़ने में भी है और सुंदर भी है नाचना, ठीक है। इसके अलावा केरूपाल भी राजस्थान में, कच्ची घोड़ी जो गुजरात के टच वाले इलाके में, केरूपाल मिलता है आपको बीकानेर के पूर्व और बीकानेर के पूर्व में और बीकानेर के दक्षिण में, पूर्व और दक्षिण वाले हिस्से में केरूपाल। कच्ची गुजरात के टच वाले में। एक है गोमट जो कि फलोदी में है, एक है जैसलमेरी। दोस्तों एक थोड़े दिन पहले क्वेश्चन आया कि जो ऊंट सफारी में काम में लेता है जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर में जो सफारी होती है ऊंट की, कैमल सफारी, उसमें कौन सा ऊंट काम में लिया जाता है? यह क्वेश्चन आया, बड़ा गजब का क्वेश्चन था जो कि आपको याद करना है। हाँ जी, उसका नाम है ड्रोमेडरी ऊंट। क्या नाम है उसका? ड्रोमेडरी ऊंट जो है ये सवारी के लिए, कैमल सफारी के लिए जाना जाता है। कैमल सफारी के लिए क्वेश्चन आ चुका है ना। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 होगा। और ध्यान रहे, कच्ची ऊंट है तो गुर्रा भी ऊंट है, गुर्रा भी ऊंट होता है, गुर्रा भी ऊंट है, याद रखें। यह भी क्वेश्चन में पेपर में छप सकता है। अलवरी भी है, मेवाड़ी भी है, कई प्रकार के ऊंट राजस्थान में है। दोस्तों एक और ऊंट का क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है? वो जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर, बाड़मेर। उत्तर नंबर 3 बीकानेर में। हाल ही में 9 से लेकर के 11 जनवरी 2026 को, 11 जनवरी 2026 को बीकानेर में ऊंट महोत्सव आयोजित हुआ था। प्रतिवर्ष जनवरी में होता है। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 3 इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की एक नस्ल नहीं है? दोस्तों मुर्रा भैंस है, महसाणा है, जाफराबादी है, लेकिन नाली भेड़ है। नाली क्या है? भेड़ है। हनुमानगढ़ वाले जो इलाका है, घग्गर नदी का आसपास का इलाका, वहां पर ये नाली भेड़ मिलती है। दोस्तों मध्यम प्रकार की, फाइन प्रकार की जो ऊन है वो नाली भेड़ में देखने को मिलती है। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 नाली इज राइट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन है, नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर में, अजमेर में, अलवर। उत्तर नंबर 3 नाग पहाड़ अजमेर में। दोस्तों इस प्रकार का पहाड़ है नाग पहाड़ अजमेर, जहां से लूनी नदी का उद्गम होता है और नाग पहाड़ अजमेर के दक्षिण पश्चिम में है। यह भी अवस्थिति क्वेश्चन में आ सकती है कि नाग पहाड़ अजमेर के किस दिशा में स्थित है, तो अजमेर के दक्षिण पश्चिम में है। यह भी आपको याद करना चाहिए। उत्तर नंबर 4 राइट हो गया। एक और जबरदस्त क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि वर्ष 2015-16 से 2020-21 के मध्य सबसे अधिक सूखाग्रस्त जिलों की संख्या क्या थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? उत्तर नंबर 3 ही राइट है। दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे देखें? ये गुरु ज्ञान पब्लिकेशन की जो इकोनॉमिक सर्वे की किताब है, छोटी सी किताब है। आप तमाम विद्यार्थियों से कहूंगा ये किताब जरूर खरीदें। 200 पेज की है, लेकिन आने वाले 1 साल आपकी मदद करेगी। हर परीक्षा में 10 से 20 क्वेश्चन इसमें से हुबहू आएंगे। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान में अकाल की। पेज नंबर 208, अंतिम पेज है 208, उसमें लिखा हुआ है 2015-16, क्योंकि दोस्तों इसने 2015-16 से पूछा है। तो 2015 और 16 के अंदर 19 जिले प्रभावित हुए थे। 2016 और 17 में कितने थे? 13 जिले। और 2017-18 में कितने थे? 17-18 में 16 जिले। और 2019 और 20 में कितने थे? 2019 और 20 में, 19 और 20 के अंदर जो है 19 और 20 में 17-18 में 16, 18-19, सॉरी पहले 2018 और 19 आएगा। 18-19 के अंदर 9 जिले। फिर है 2019 और 20, 2019-20 में 21 जिले। क्या क्वेश्चन है? और 20-21 भी पूछ लिया दोस्तों। 20-21 के अंदर कितने हैं? 6 जिले। चेक कर लो। 15-16 से पूछा है, 15-16 में 19 जिले, 16-17 में 13 जिले,
17-18 में 16 जिले, 18-19 में 9 जिले, 19-20 के अंदर 21 जिले। दोस्तों ये रहा 21 जिले वाला उत्तर नंबर 3 इज राइट ऑप्शन। इस पे किताब के लास्ट पेज पर इसका उल्लेख भी है। ये जबरदस्त क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। 38वां क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान पशु गणना 2019 के अनुसार भैंसों की नस्ल का सर्वाधिक संख्या के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है? और मुर्रा, सुरती, महसाणा, जाफराबादी, मुर्रा, भदावरी, मुर्रा, जाफराबादी, महसाणा, सुरती, मुर्रा। उत्तर नंबर 1 मुर्रा, सुरती। दोस्तों उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही है। राजस्थान के अंदर उत्तर नंबर 1 पशु गणना 2019 की जो पशु गणना है वो कहती है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो भैंस है संख्या मुर्रा की है, लगभग 80 लाख के आसपास है। जबकि सुरती जो है, सुरती इनकी लगभग 5 से 7 लाख के बीच है। महसाणा बहुत कम है, कुछ और भी भैंसे हैं। सबसे ज्यादा मुर्रा नस्ल है। दोस्तों मुर्रा 1 नंबर, 2 नंबर सुरती आएगी, है ना। मुर्रा 1 नंबर आएगी। जाफराबादी तो राजस्थान में बहुत ही कम 500-600 भैंस थी। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 राइट होगा। दोस्तों मुर्रा सबसे ज्यादा। अगले ने घटता क्रम पूछा है, सबसे ज्यादा किसकी है? मुर्रा की, यानी सबसे ज्यादा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। चलिए भैया, और उसके बाद में जाफराबादी, महसाणा की भी संख्या कम है। महसाणा की तुलना में जाफराबादी ज्यादा है हमारे इस क्वेश्चन का। और एक बात बता देता हूं कि राजस्थान में भैंसों की संख्या 2019 के अनुसार 1,37,00,000 है। और भी बहुत सारी भैंसें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुर्रा है। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा युग्म कंजर्वेशन रिजर्व और जिला सुमेलित नहीं है? बागदड़ा, मगरमच्छ। दोस्तों बागदर्रा या बागदड़ा मगरमच्छ कोटा में नहीं है। दोस्तों ये कहां पर पड़ता है? ये उदयपुर में पड़ता है। यही पहला ही गलत हो गया है। वाड़ाखेड़ा सिरोही में है, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में, खरमोर अजमेर में। दोस्तों राजस्थान में 40 कंजर्वेशन रिजर्व है। यदि हम बात करें 38वां, 39वां और 40वां, जो तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 38वां मोकला पारेवार। दोस्तों ये जैसलमेर के अंदर मोकला पारेवार वेरी इंपॉर्टेंट, एक गोडावण के लिए जाना जाता है वैसे। और नंबर 2 39वां पड़ता है कोटपुतली बहरोड जिले में, और थोड़ा सिक्कर के श्रीमाधोपुर में, जिसका नाम है बूचारा। और एक और है जिसका नाम है 40वां खेजड़ली कला। दोस्तों 40वां खेजड़ली कला ये जोधपुर में है। इस प्रकार से तीनों के तीनों जो नए वाले 38, 39, 40 भी बता दिया। बागदड़ा मगरमच्छ को उदयपुर में। यह जबरदस्त क्वेश्चन भी आपका पूरा हो गया। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 40वां क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान के किस जिले में 2002 से लेकर 2024 के मध्य आग के कारण वृक्ष आवरण ह्रास दर अधिकतम थी? उदयपुर, धौलपुर, जैसलमेर, चूरू। उत्तर नंबर 1 उदयपुर इज राइट ऑप्शन। अग्नि के कारण, आग के कारण सबसे ज्यादा वनों का नाश कहां हुआ? उदयपुर में, पिछले 2002 से 24 के बीच में, यानी पिछले 22 साल में। और कहते हैं कि राजस्थान का नक्शा देखें और वनों में सबसे ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन किसकी है? तो दोस्तों इसी इलाके की है। मैं राजस्थान का नक्शा बना करके आपको बताना चाहूंगा। इस प्रकार से राजस्थान के अंदर यदि वनों की दृष्टि से देखा जाए तो ये वाला जो इलाका है ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्थिति में है। सबसे ज्यादा मतलब अग्नि के कारण वनों का ह्रास इसी इलाके में सर्वाधिक हुआ है। अग्नि के कारण, वेरी इंपॉर्टेंट, अग्नि के कारण सर्वाधिक ह्रास यहां पर हुआ है। सर्वाधिक वनों का ह्रास कहां पर हुआ? दोस्तों इसी इलाका में हुआ है। इस प्रकार से जबरदस्त पेपर पूरा हो गया। 40 के 40 क्वेश्चन आपके सामने। थोड़ी देर बाद में इस 40 क्वेश्चन की आंसर की लगा करके टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूं, तो प्लीज आप गुरु ज्ञान पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जरूर देखें। 11:05 हुई है। 1 घंटे में पूरा गजब का पेपर शानदार 360 डिग्री एनालिसिस के साथ खत्म हो गया। प्लीज आप कमेंट्स करके जरूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक कर देना, यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें।
और आप चाहते हैं कि इस प्रकार कंटिन्यू क्लास हो, तो एक छोटी सी मेरी शर्त है, कमेंट्स जरूर करके जाएं, क्लास को लाइक जरूर करके जाएं, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कल और बढ़िया तरीके से और मेहनत के साथ एकदम फिर से आपके साथ सामने आऊं और गजब की क्लास लेकर आऊं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग लिखेंगे। अभी वाणी को विराम देंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज आप कमेंट जरूर करें। बहुत सारे क्वेश्चन आपके होंगे जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे आपके कोई सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हैं। प्लीज आप कमेंट जरूर करें। और अभी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इसे जरूर ज्वाइन करें, जहां पर इस हमने पीडीएफ जो है इसको हम डाल देंगे। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाली हमने डाल दी थी और ये भी थोड़ी देर बाद में अपलोड हो जाएगी। चलिए प्लीज आप कमेंट्स करके बताइए क्लास कैसी लगी। सर पीटीआई की टेस्ट सीरीज चालू करो, कर देंगे अगले संडे से पहले। सर बहुत मजे से पढ़ाते हैं, मजा आ जाता है। विजयपाल प्रजापति जी, बुरी प्रशंसा करती हूं गुरुजी आपकी, थैंक यू आप सभी का। और तमाम फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की स्पेशल क्लास, बिल्कुल स्टडी लवर साहब आप चिंता ना करें, मैंने ठान लिया है फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर पर भी हम काम करेंगे। चलिए भाई, और तमाम लोग जो देख रहे हैं सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। प्लीज आप कमेंट जरूर करें। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। चलिए भाई, अशोक कुमार जी ने ठीक लिखा है, नंदू गोदारा जी ने भी अच्छा लिखा, एक्सीलेंट क्लास गुरुजी, मजा आ गया। एसआई से तो इजी था, बिल्कुल थोड़ा बहुत तो इजी था। और इनक्रेडिबल क्लास, थैंक यू, मस्त क्लास थी। और जितेंद्र जी शुक्रिया। प्लीज आप क्लास को कमेंट्स जरूर करके जाएं, क्लास को लाइक जरूर करें। एक बात बताओ, आप इतने लोग देख करके गए हो और लाइक तो 550 ही है, 564, 1000 लाइक तो होने चाहिए थे ना। पाप लगेगा देखना, बिना लाइक करके जाओगे तो पाप लगेगा हैं। मैं 1 घंटे से 1.5-1.25 घंटे से कितनी मेहनत से हर चीज आपको बताने का प्रयास कर रहा था, तो आपका भी फर्ज बनता है। सर जी आपके जैसे मास्टर पढ़ाने वाले तो मजा आ जाए, चिंता ना करें, हम गजब की क्लास लेते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम धीरे धीरे वाणी को अंतिम पड़ाव की ओर ले जा रहे हैं, जहां से हम वाणी को विराम देंगे और आज की क्लास को इतिश्री करेंगे, ताकि कल हम खूब मेहनत के साथ फिर से आपके साथ मिल सकें। रामलाल जी शुक्रिया, मनोज कुमार जी, सुभाष जी, गोपाल जी, अब तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। गुरु जी प्रणाम, मैंने तो कर दिया लाइक, श्री जी कह रही हैं थैंक यू। कम से कम 1000 लाइक होने चाहिए। और अंत में एक बात कहूंगा, प्लीज टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, इस क्लास को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और एक चीज और, जैसे ये क्लास खत्म हो जाए, खत्म होने के बाद कमेंट्स जरूर करके जाएं क्लास में। क्लास खत्म होने के बाद में, जैसे ये क्लास खत्म हो जाएगी तो वीडियो सीधा अपलोड हो जाएगा, उसके बाद जो नीचे कमेंट्स होंगे वो सदाबहार कमेंट्स होते हैं, प्लीज वो जरूर लिखें, ताकि उससे मुझे प्रेरणा मिलती है। भाई आंतरिक प्रेरणा तो मेरी खुद की है, वो मैं मेरे हिसाब से सेट कर लेता हूं। बाह्य प्रेरणा आपकी वजह से मिलती है, क्योंकि कुछ आप अच्छी बात लिखते हैं तो उससे मुझे लगता है, और कुछ आप सुझाव देते हैं, कुछ आप सुझाव देते देते बीच में ये भी बोलते हैं गुरुजी कल क्लास ये लेनी चाहिए, ये ले लीजिए, और भी बहुत सारी बातें होती है, तो मुझे प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा आपसे मिलती है। प्लीज आप कमेंट जरूर करें। शुक्रिया आप सबका। चैप्टर वाइज क्लास लगा दो गुरुजी। राजस्थान में इस बार अकाल पड़ सकता है, बिल्कुल इस बार बारिश होने की चांस कम ही बता रहे हैं। मानसून जो है उसकी ऐसी संभावना बन रही है, एल नीनो प्रभावित होगा, एल नीनो अपना प्रभाव दिखाएगा। सॉरी, चैप्टर वाइज क्लास बिल्कुल शुरू करेंगे। सेकंड ग्रेड एसएसटी की बुक पर भी काम हम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, सबका शुक्रिया, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन, सबका धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज जाते जाते क्लास को लाइक जरूर करें। शुक्रिया, शुभ रात्रि। ये टेलीग्राम चैनल पर थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगी पीडीएफ उत्तर सहित। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, थैंक यू।